साम्यवादी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव और देशवासियों में इसके प्रति झुकाव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा के समर्थक एक ऐसे असंतुष्ट वर्ग को जन्म दिया जो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को वामपंथ की ओर ले जाना चाहता था। 1930 के दशक के मध्य तक यह वर्ग अत्यंत सशक्त हो चुका था। कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में 1936 एवं 1937 में जवाहरलाल नेहरू एवं 1938 एवं 1939 में सुभाष चंद्र बोस के निर्वाचन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में नेहरू एवं बोस संपूर्ण देश में भ्रमण कर समाजवाद का प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर इस प्रकार के एक असंतुष्ट वर्ग को संगठित करने का विचार सर्वप्रथम 1933 में नासिक की जेल बैठकों में व्यक्त किया गया, जहां प्रमुख रूप से जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता एवं मीनू मसानी ने भाग लिया। गांधी के तर्क विरोधी रहस्यवाद और उनके नेतृत्व से असंतुष्ट ये लोग हेवियनवाद सहित मार्क्स एवं लेनिन की विचारधारा से प्रभावित थे, पर इसके साथ कांग्रेस के प्रति सीपीआई के सेक्टेरियन दृष्टिकोण ने भी इन्हें प्रभावित नहीं किया। अप्रैल 1934 में कांग्रेस नेता संपूर्णानंद ने ए टेंटेटिव सोशलिस्ट प्रोग्राम फॉर इंडिया शीर्षक से समाजवादियों के लिए एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। इन सब का परिणाम मई 1934 में पटना में समाजवादियों द्वारा आयोजित एक सम्मेलन के रूप में सामने आया, जहां नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन की औपचारिक घोषणा की गई। जयप्रकाश नारायण इसके सचिव बनाए गए। इसी वर्ष अर्थात 1934 के अक्टूबर माह में कांग्रेस समाजवादियों का एक सम्मेलन बंबई में हुआ, जहां जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एवं मीनू मसानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अपना एक प्रकाशन कांग्रेस सोशलिस्ट प्रारंभ किया, जिसके संपादक राम मनोहर लोहिया बनाए गए। 1936 में जयप्रकाश नारायण ने वाई सोशलिज्म नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने समाजवाद से संबंधित पार्टी की विचारधारा को अभिव्यक्त किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व से असंतुष्ट थी और गैर कांग्रेसी वामपंथी समूहों के साथ सहयोग की नीति पर चलना चाहती थी, पर इसके साथ वह कांग्रेस के साथ अपना संबंध विच्छेद भी नहीं करना चाहती थी। 1934 में नरेंद्र देव ने कहा, It would be a suicidal policy for us to cut ourselves off from the national movement that the Congress undoubtedly represents. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक समाजवादी दिशा देना था। पार्टी का मत था कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उसे श्रमिकों एवं कृषकों को संगठित करने के साथ ही उनकी आर्थिक मांगों के लिए आवाज उठानी होगी और उन्हें राष्ट्रीय संघर्ष का सामाजिक आधार बनाना होगा। 1939 में त्रिपुरी के बाद जयप्रकाश नारायण ने भी कहा, We socialists do not want to create factions in the Congress and to establish rival leadership. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा में कभी उग्र राष्ट्रवाद की झलक मिलती थी, तो कभी इनके विचार विशुद्ध मार्क्सवाद
अथवा साइंटिफिक सोशलिज्म की प्रतिध्वनि प्रतीत होते थे। यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ही प्रभाव था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जमींदारी की समाप्ति और भूमि का पुनर्वितरण जैसे मुद्दों के साथ श्रमिक वर्ग की जरूरतों पर भी ध्यान देना प्रारंभ किया था। जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रति गहरी सहानुभूति थी, पर वे औपचारिक रूप से कभी भी इसमें सम्मिलित नहीं हुए। 1934 में प्रकाशित उनकी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तथा 1934-35 में प्रकाशित उनकी ऑटोबायोग्राफी दोनों मार्क्सवादी समाजवादी विचारों के प्रति उनकी अभिरुचि को अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने गांधी के साथ अपने वैचारिक मतभेदों को विदर इंडिया में प्रकाशित अपने पत्रों एवं निबंधों में स्पष्ट किया। इनमें नेहरू राष्ट्रीय उद्देश्यों को सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों के साथ संयुक्त करने की जरूरत पर बल देते हैं। संभवतः इन्हीं कारणों से अनेक अंग्रेज अधिकारी नेहरू को हाई प्रीस्ट ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद का पुजारी मानते थे। अप्रैल 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में समाजवाद की व्याख्या करते हुए समाजवाद को द ओनली की टू द सॉल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम्स कहा। विश्व एवं भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे समाजवाद शब्द का प्रयोग मानवतावाद अथवा लोकोपकार के अर्थ में न करके वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में कर रहे थे। 1930 के दशक के अंतिम वर्षों में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मध्य एक सेतु का कार्य किया। एक ओर जहां इस सेतु के माध्यम से उग्र राष्ट्रवादियों ने सीपीआई के मार्क्सवाद को अंगीकृत किया, वहीं दूसरी ओर 1934 एवं 1942 के मध्य जब सीपीआई ब्रिटिश सरकार द्वारा अवैध घोषित कर दी गई थी, साम्यवादियों द्वारा अपनी गतिविधियों के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एक लीगल कवर, एक कानूनी आवरण के रूप में प्रयोग किया जाता रहा। अपने स्थापना वर्ष के प्रारंभ से ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करती रही। ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयों से बचते हुए स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान देने हेतु अनेक साम्यवादी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। कांग्रेस ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया था, पर बीच बीच में कांग्रेस और साम्यवादियों के मध्य मतभेद भी अत्यंत मुखर रूप से उभर कर सामने आए। ऐसी ही एक स्थिति जुलाई सितंबर 1928 में उत्पन्न हुई, जब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के छठे अधिवेशन में पारित प्रस्तावों से प्रभावित होकर सीपीआई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अपना संबंध विच्छेद कर लिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुर्जुआ वर्ग की पार्टी घोषित कर दिया। उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ समझौते की नीति पर कार्य कर रही थी। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत बुर्जुआ वर्ग के एजेंट बताए गए। 1935 में पीसी जोशी के नेतृत्व में सीपीआई का पुनर्गठन किया गया। विश्व में फांसीवाद का खतरा उमड़ रहा था। ऐसे में अगस्त 1935 में आयोजित अपने अधिवेशन में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने अपने पूर्व के स्टैंड को संशोधित किया। उसने पूंजीवादी देशों में समाजवादियों एवं अन्य फांसीवाद विरोधी ताकतों तथा औपनिवेशिक देशों में बुर्जुआ के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एक संयुक्त मोर्चा के गठन की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय साम्यवादियों ने
फिर एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेने का निर्णय किया। पीसी जोशी का साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं फांसीवाद के विरुद्ध नेशनल फ्रंट का नारा तत्कालीन समय एवं शिक्षित जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप था। उन्होंने 1946 में तेलंगाना में संघर्ष के प्रति अपनी सहमति प्रदर्शित की। उनकी यह सहमति समाजवादी क्रांति की विचारधारा से अभिप्रेरित न होकर राष्ट्रवाद एवं निजाम के विरुद्ध संघर्ष के भाव से अभिप्रेरित थी। जो भी हो, साम्यवादियों को राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी विचारों एवं समाजवादी दलों का आधिपत्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। वस्तुतः उन्होंने कांग्रेस दक्षिण पंथियों के विरुद्ध उनकी विचारधारा पर प्रश्न न करके संघर्ष के उनके कार्यक्रम एवं उनकी रणनीति के विरुद्ध प्रश्न खड़ा किया। दक्षिणपंथी कांग्रेसियों के विरुद्ध उनका सबसे बड़ा आरोप था कि वे साम्राज्यवादियों के साथ समझौते की नीति पर चल रहे थे। उन्होंने कहा कि दक्षिणपंथियों में जन आंदोलन के प्रति एक भय व्याप्त था और बुर्जुआ प्रभाव के कारण उन्होंने साम्राज्य का विरोध कभी भी पूरे मन से नहीं किया। हालांकि कांग्रेस दक्षिणपंथियों को इन आरोपों को निराधार साबित करने में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि साम्यवादियों ने भारतीय समाज एवं राजनीति पर अपना स्थायी प्रभाव छोड़ने में सफलता पाई। उन्होंने श्रमिकों एवं किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कांग्रेस पर भी प्रभाव डाला। राजनीतिक एवं वैचारिक रूप से उन्होंने कांग्रेस को वाम की ओर झुकने को विवश किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय आंदोलन में वाम की अभिव्यक्ति 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों एवं आर्थिक नीति पर पारित प्रस्तावों, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में आर्थिक नीतियों पर पारित प्रस्तावों, 1936 में ही कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र तथा 1946 में निजाम के विरुद्ध तेलंगाना के सशस्त्र संघर्ष में स्पष्ट रूप से हुई। थैंक यू वेरी मच।